इस समय राहुल गांधी के अंदर जो बदलाव देखे जा सकते हैं, क्या वो सब कुछ एक पॉलिटिकल गेम है या फिर राहुल गांधी सच में अपने आप को बदल रहे हैं? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद क्या है? राहुल गांधी आखिर इस यात्रा के जरिए करना क्या चाहते हैं? क्या इस यात्रा से सचमुच में लोगों के सामने कांग्रेस का नजरिया सही हो सकता है, या फिर इस यात्रा की वजह से राहुल गांधी कहीं और ज़्यादा फंस तो नहीं रहे हैं? और अगर ये यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है तो क्या होगा इसका रिजल्ट? क्या राहुल गांधी इस यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी को बीट कर सकते हैं? यह सभी क्वेश्चंस इस समय आपके मन में चल रहे होंगे और हमारा काम है आपके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। Along with Rahul Gandhi and the Congress Party's Bharat Jodo Yatra. With the Bharat Jodo Yatra. Now, in a bid to review Congress, Rahul Gandhi is set to launch the party's Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari today. Meanwhile, भारत जोड़ो अभियान शुरू कर रही है। एबीपी न्यूज पर बड़ी खबर। राहुल गांधी इनको इस यात्रा से संजीवनी मिलेगी? क्या कांग्रेस उभर कर सामने आएगी? बीजेपी की बहुमत की राजनीति को क्या वो टक्कर दे पाएगी? तो इस कहानी को स्टार्टिंग से समझते हैं। आखिर सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ? इंडिया में भारत जोड़ो यात्रा वैसे तो 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से स्टार्ट हुई है, लेकिन इन यात्राओं का इतिहास बहुत पुराना है। आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन यात्रा को करने से आखिर बेनिफिट क्या होता है। जब बीजेपी को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे तब बीजेपी ने भी खुद यात्राओं का सहारा लिया था। लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं, इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इन्होंने भी यात्राओं का सहारा लिया था बीजेपी को दुनिया के सामने रखने के लिए। इन्होंने भी एक रथ यात्रा निकाली थी 25 सितंबर 1990 को, और ये यात्रा सोमनाथ से स्टार्ट होकर 30 अक्टूबर को अयोध्या में समाप्त होनी थी। और इस यात्रा के बीच में आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार भी करा गया। जब ये यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंची तो उस समय यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, और उस समय वहां पर पहुंचे बहुत सारे राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे राम भक्त मारे गए। इसके बाद 2 नवंबर को राम भक्त फिर से निकले तो फिर से गोली चली और इसमें भी बहुत सारे राम भक्त मारे गए। लेकिन इन सभी चीज़ों में एक चीज़ बहुत खूब हुई कि देश की पूरी सियासत ही बदल गई। इसी बीच बीजेपी को हिंदू पार्टी होने का जनाधार मिला और इस समय बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने एक और यात्रा करी थी और इन्होंने इससे भी बहुत कुछ हासिल किया था, और इस यात्रा का नाम था जन चेतना रथ यात्रा 2। यह 11 अक्टूबर 2011 को स्टार्ट हुई और 38 दिन तक चली। यह 23 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निकली थी। 20 नवंबर को यह यात्रा दिल्ली में जाकर खत्म हुई, और इस यात्रा की मदद से आडवाणी जी ने इंडिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तगड़ा माहौल बना दिया था। और इसका परिणाम यह हुआ कि बीजेपी को 2014 में एक बहुत ज़्यादा शानदार जीत मिली। रिसर्चर्स ये बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा जरूर थे, लेकिन उनकी जीत का आधे से ज़्यादा काम आडवाणी जी पहले ही कर चुके थे। अगर हम इंडिया के इतिहास में थोड़ा और पीछे जाएं तो हमें बहुत सारी यात्राएं देखने को मिलेंगी जिन्होंने रियल में इतने बड़े बड़े इम्पैक्ट क्रिएट किए हैं जिनके बारे में शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। एक ऐसी दुनिया को बदल देने वाली यात्रा थी महात्मा गांधी जी की। गोखले की सलाह पर उन्होंने यात्रा करी। उन्होंने इस यात्रा को 3rd क्लास के रेल डब्बों में किया था। उन्होंने तकरीबन 12,050 दिन ये यात्रा करी थी, उसमें से 4,739 दिन अहमदाबाद, 2,119 दिन जेल में और 5,217 दिन उन्होंने सफ़र किया। और उन्होंने इसी के साथ बहुत सारी फेमस यात्राएं भी करी थी, जैसे डांडी मार्च। और इस बात को तो हम सब जानते हैं कि इन यात्राओं से इंडिया में कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से अंग्रेजों को इंडिया को छोड़कर जाना पड़ा और हमारा इंडिया आज़ाद हो पाया। देश की एक और ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत हुई थी सन 1951 में। यह यात्रा विनोबा भावे ने स्टार्ट करी थी। वो उस समय आंध्र प्रदेश, जो इस समय तेलंगाना है, उसकी यात्रा पर थे। तो वहाँ के हरिजनों ने उनसे बात करी और तकरीबन 80 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराने को कहा, ताकि वो अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकें, अच्छे से खाना खा सकें और अच्छे से रह सकें। इस बात का असर एक जमींदार को हुआ तो उसने अपनी सारी ज़मीन उन किसानों के लिए दान कर दी। बस यही वो समय था जब एक ऐसा आंदोलन स्टार्ट होने वाला था जो पूरी तरह से इंडिया को बदल देने वाला था, और वो आंदोलन था विनोबा भावे का भूदान आंदोलन। 13 सालों तक विनोबा भावे इंडिया के कोने कोने में पदयात्रा करने लगे। इसी बीच उन्होंने 58,741 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही कर डाली, और इस यात्रा का फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने गरीबों के लिए
44 लाख एकड़ की जमीन दान के रूप में इकट्ठा कर ली। उस जमीन में से 13 लाख एकड़ जमीन को भूमिहीन किसानों में बांट दिया गया और बाकी जमीन का यूज एक अच्छे उद्देश्य के लिए होने लगा। आजकल इन्हीं जमीन पर गवर्नमेंट कॉलेज, स्कूल और हॉस्पिटल बने हुए हैं। रीजनल लेवल पर भी बहुत सारी पदयात्राएं हुई हैं। 2003 में राजशेखर रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में फेमस होने के लिए और अपने बारे में बताने के लिए एक पदयात्रा निकाली थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2004 को राजशेखर रेड्डी को आंध्र प्रदेश का सीएम बना दिया गया। इसके बाद वो 2009 तक आंध्र प्रदेश के सीएम रहे। फिर उनकी पार्टी का रुतबा मार्केट में थोड़ा कम होने लगा तो 2017 में उनके बेटे जगन रेड्डी ने फिर से यात्रा निकाली और उस यात्रा का नाम था प्रजा संकल्प यात्रा, जिसमें उन्होंने 3648 किलोमीटर ट्रैवल किया था। और इस यात्रा का रिजल्ट ये आया कि 2019 में जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश का सीएम बना दिया गया। अब इन यात्राओं के बारे में सुनकर यह मत सोचने लगना कि राहुल गांधी इस बार पीएम बन जाएंगे। इस पॉइंट पर भी अभी हम बात करेंगे। 1983 में जनता पार्टी प्रेसिडेंट चंद्रशेखर ने भी एक ऐतिहासिक यात्रा स्टार्ट करी थी और इसके नतीजे ने सच में दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने 1983 में भारत यात्रा स्टार्ट करी थी और ये वही दिन था जब उनकी सरकार आई थी कर्नाटक में और ये यात्रा लगभग 6 महीने चली थी और इस यात्रा का मेन मोटिव था भारत को जानना। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर ने बोला था कि जब इंदिरा गांधी ने इस यात्रा को देखा था तो वो पूरी तरह से हिल गई थी और इस यात्रा ने चंद्रशेखर को हेल्प करी, जिससे उनका चेहरा इंडिया के लोगों के बीच में फेमस हो गया और इसका रिजल्ट ये आया कि उनको इंडिया का पीएम बना दिया गया। 1977 के समय में इलेक्शन में इंदिरा गांधी की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी और उस समय बिहार के गांव बेलची में दलितों का नरसंहार हुआ था, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने बेलची जाने का सोचा। वो हवाई जहाज से पटना और वहां से कार से बिहार शरीफ जा रही थी। उस समय शाम हो चुकी थी और सड़कें बुरी तरह से कीचड़ में भरी हुई थी, तो कार से जाना मुश्किल हो रहा था। तो इंदिरा गांधी जीप पर बैठी, लेकिन वो भी थोड़ा सा आगे चलकर फंस गई। फिर उसके बाद ट्रैक्टर का इंतजाम किया गया, लेकिन वो भी उनका साथ कुछ ही समय दे पाया और अंत में कीचड़ में फंस गया। उस समय ना तो ट्रैक्टर की क्वालिटी अच्छी होती थी और ना ही सड़कें। फिर अंत में इंदिरा गांधी ने पैदल चलने का डिसीजन लिया। फिर किसी ने हाथी का इंतजाम किया और फिर उन्होंने 3.5 घंटे का सफ़र तय किया। फिर जाकर वो बेलची पहुंची। इस यात्रा से हुआ ये कि इंदिरा गांधी पूरी तरह से बदल चुकी थी और हमारे देश ने एक अलग इंदिरा गांधी को देखा। आप लोग सोच रहे होंगे जब सभी यात्राओं से प्रॉफिट होता है तो आज सभी नेताओं को जीतने के लिए यात्राएं चालू कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है राजीव गांधी, जिन्होंने भी एक बहुत बड़ी यात्रा करी थी जिसका नाम था कांग्रेस संदेश यात्रा। और इस यात्रा में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं था, ये यात्रा पूरी तरह से पॉलिटिकल थी। इसका मेन मकसद था जनता पार्टी को लोगों की नज़र में बेकार दिखाना। इस यात्रा को केवल जनता पार्टी को ख़त्म करने के लिए स्टार्ट करा गया था, लेकिन इसका नतीजा ये आया कि इनको 1989 के इलेक्शन में हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी राजीव गांधी रुके नहीं। इसके बाद उन्होंने एक यात्रा और शुरू कर दी 1990 में, और यह यात्रा उन्होंने रेल के 2nd क्लास कोच के डब्बे में बैठकर करने का सोचा। और इनकी इस यात्रा का प्लान भी बहुत बुरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि हमारी इंडिया की ट्रेन को महारत हासिल है लेट होने में, जिसकी वजह से वो अपने शेड्यूल से बहुत पीछे होते गए, जिससे उनका ये प्लान भी फेल हो गया और वो आने वाले इलेक्शन में भी हार गए। बेसिकली इसके 2 रीजन थे। पहला था ट्रेन का लेट होना और दूसरा इस यात्रा में दिया गया नारा जो था आधी रोटी खाएंगे लेकिन सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। उस समय इंडिया में इतनी ज़्यादा भुखमरी तो थी नहीं, इसलिए ये नारा बुरी तरह से फेल हो गया, जिसका सीधा इम्पैक्ट आगे आने वाले इलेक्शन में पड़ा, क्योंकि लोगों को लगा कि कांग्रेस सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या बेटा राहुल अपने पापा राजीव गांधी के इस यात्रा वाले विजन को सफल कर पाएगा, या फिर उनको भी अपने पापा की तरह हार का मुंह देखना पड़ेगा। 7 सितंबर 2022 को स्टार्ट करी गई यह भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा की टाइमलाइन 150 डेज है। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर से होकर जाएगी। इसमें भारत के पूर्वी राज्यों को नहीं लिया गया है, जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। 150 दिन की इस यात्रा में केरल में 18 दिन, कर्नाटक और राजस्थान में 21-21 दिन, तेलंगाना में 13 दिन, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 16-16 दिन, उत्तर प्रदेश में 5 दिन, दिल्ली में 2 दिन, हरियाणा में 12 दिन और पंजाब में 11 दिन तक चलेगी। इसके बाद अंत में जाकर जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो जाएगी। इस यात्रा का प्लान तो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी की यात्रा वोटों को नहीं जोड़ पा रही है। राहुल गांधी का ये कहना है कि यात्रा नफरत, कट्टरवाद और बेकार राजनीति से बाहर निकलकर
सभी को एक सूत्र में बांधने का राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। लेकिन राहुल गांधी का आंदोलन फेल होता दिख रहा है। इस यात्रा की एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है, अगर आप इस यात्रा को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि राहुल गांधी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये पूरी रियलिटी है ही नहीं। राहुल गांधी की इस यात्रा में बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन वो लोग इनको वोट नहीं डाल रहे हैं। और ये बात मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ। अभी थोड़े समय पहले जब उपचुनाव के नतीजे आए थे तो उसमें कांग्रेस की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, और ये तब हो रहा है जब राहुल गांधी को 2 महीने हो गए यात्रा करते हुए। अभी उपचुनाव हुए थे 6 राज्यों और 7 विधानसभा सीटों पर, जिसमें कांग्रेस को एक भी विधानसभा सीट नहीं मिली, जबकि पहले कांग्रेस के पास 7 में से 2 सीटें थी। तेलंगाना में कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तेलंगाना में कांग्रेस की जमानत ही जब्त हो गई, जबकि ये जो तेलंगाना की सीट थी ये कांग्रेस के पास थी। और ये वीडियो आप जो देख रहे हो इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ है, इसके बावजूद भी कांग्रेस यहाँ पर हार गई। इस सीट का नाम था मुनुगौड़े और ये एरिया तेलंगाना के नालगोंडा के अंदर आता है, और यहाँ की लोकसभा की सीटें कांग्रेस के पास हैं। मतलब इसमें कांग्रेस के सांसद हैं और कांग्रेस के एमपी हैं। इस एरिया में 12 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन इस समय वो सिचुएशन आ चुकी है कि अब कांग्रेस के पास एक भी विधानसभा सीट नहीं है। अभी जहाँ से कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है वहाँ के नेता KR गोपाल रेड्डी वहाँ के विधायक हुआ करते थे, और वो कांग्रेस के वर्क स्टाइल से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद ये सीट खाली हो गई और इस पर भी उपचुनाव हुआ था। और मैं तेलंगाना के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब वहाँ पर कांग्रेस अपनी विधानसभा सीटें हार रही थी तब राहुल गांधी की यात्रा तेलंगाना में थी, और इस यात्रा में इतने ज़्यादा लोग भी दिख रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस हार गई। यहाँ पर TRS की जीत हुई थी जिसको 97,000 वोट मिले थे। बीजेपी यहाँ पर दूसरे नंबर पर थी जिसको यहाँ पर 87,000 वोट मिले थे। यहाँ पर बीजेपी केवल 10,000 वोटों से हार गई। इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है क्योंकि ये बीजेपी का इलाका है ही नहीं, और यहाँ पर बीजेपी पॉपुलर भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने एक अच्छी टक्कर दी। और ये इलाका था कांग्रेस का और वो इसमें तीसरे नंबर पर थी, उसको यहाँ पर 23,000 वोट मिले। आप डिफरेंस देख सकते हो ना, बीजेपी और कांग्रेस और TRS और कांग्रेस का ये थोड़ा अंतर नहीं है, बल्कि इनके वोटों में बहुत ज़्यादा अंतर है। और ये कंडीशन तब है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, और वो जगह भी कांग्रेस की थी, और उस समय राहुल गांधी खुद तेलंगाना में यात्रा कर रहे थे। यह समय वो है जब शायद राहुल गांधी को अच्छे निर्णय लेने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो इस समय उनकी कंडीशन भारत में चल रही है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसका एक और उदाहरण है, ओडिशा की धामनगर सीट पर भी चुनाव हुआ था और वहाँ पर भी कांग्रेस की जमानत को जब्त कर लिया गया, और इस समय वहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 3,500 वोट मिले। हरियाणा में भी यही हुआ आदमपुर सीट पर, और ये सीट पहले कांग्रेस के पास थी। और राज्यों की तरह कांग्रेस यहाँ पर भी अपनी सीट बुरी तरह से हार गई, और उसका वोट शेयर हरियाणा में 2019 के मुकाबले 13% कम हो गया। इस समय कांग्रेस में कुछ मेजर प्रॉब्लम ये चल रही है कि कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता हैं वो इसको छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कांग्रेस के अंदर, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसी की वजह से कांग्रेस दिन पर दिन अपनी सीटों को खोती जा रही है। अगर कांग्रेस को सच में जीतना है तो उसको पावरफुल लोगों को लाना पड़ेगा अपनी टीम में, और वो भी बहुत सारे। और कांग्रेस में एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनके पास एक क्लियर गोल नहीं है जिसकी वजह से लोग इनको वोट डालें। इस यात्रा को करने से लोग कांग्रेस के साथ जुड़ तो रहे हैं पर वोट नहीं डाल रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कांग्रेस हमारे लिए किस तरह से काम करेगी, कि कांग्रेस का गोल क्या है। इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करना मत भूलना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना।